Assalamu alaikum students. Today we are going to start our another lecture of international relations जिसमें हम पढ़ेंगे international political community and what are the factors that comes in international political community. सबसे पहले इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी कहते हैं किसको है तो वो है द टर्म विच इज़ often used in geopolitics and international relations to refer a group of people and governments in the world. क्या है to refer a group of people and governments in the world, उसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। या फिर इसकी हम अगर एक और डेफिनेशन देखें तो वो है रूल बेस्ड ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज़ नोन एज इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिंपली टर्म में अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो हमें डेफिनेशन से इसके टाइटल से पता चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, हाउ स्टेट्स एंड पीपल आर डिफरेंटली engaged in international relations या world politics, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। बेसिकली देर आर थ्री फैक्टर्स या थ्री टर्मिनोलॉजीज दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी which are the nationalism, internationalism and globalization. नेशनलिज्म और इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन ये तीनों इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। नेशनलिज्म के फर्दर दो टाइप्स हैं, आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म। इसी तरह इंटरनेशनलिज्म के भी फर्दर तीन टाइप्स हैं, लिबरल, रिवॉल्यूशनरी और रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। तो ये थी हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की डेफिनेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के पिलर्स, जिसके अंदर आप समझ जाएंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी किसको कहते हैं। इसमें अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म वर्ड का सुनते ही आपके माइंड में चीज़ आती होगी नेशन, और उसी में से निकला है नेशनलिज्म, मतलब कि अपने वतन के लिए पैट्रियटिज्म। Nationalism ideology based on the premise that the individual's loyalty and devotion to the nation state surpasses other individual or group interest। मतलब जब नेशनलिज्म की बात आती है तो आपने ये नेशनलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट इंडिविजुअल्स लॉयल्टी, मतलब डिफरेंट पीपल की लॉयल्टी एंड डिवोशन किस पर बेस करती है, नेशन स्टेट पर, नेशनल इंटरेस्ट पर, ठीक है, सरपासेस अदर इंडिविजुअल और ग्रुप स्टेट। जब नेशन की बात आती है, आपकी कौम की बात आती है, आपके मुल्क की बात आती है, तो आपने सभी दूसरे इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका ये निजी मामला है, दूसरा है कि ये स्टेट का मामला है, तो यू हैव टू लीव दिस, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपने इस पर फोकस करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ की बात करें नेशनलिज्म की, तो उसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि हर वो दूसरा जो इंटरेस्ट या फिर ग्रुप का इंटरेस्ट या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट उसको सरपास कर जाए कोई एक कौम के इंटरेस्ट को, उसको हम कहेंगे नेशनलिज्म। ये हमने डेफिनेशन ली है ब्रिटानिका से। आपने जो भी डेफिनेशंस या कोई रेफरेंस वगैरह लेना है तो आपकी सोर्स होनी चाहिए कोई ना कोई, जो आप एग्ज़ाम में कोट कर सकें। कोई बुक होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आपके काम आए। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं नेशनलिज्म इज़ अ मॉडर्न मूवमेंट। ये हम अगर देखें तो नेशनलिज्म कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। नेशन स्टेट के बाद ही हमारे पास ये डेवलप हुई है नेशनलिज्म, ठीक है। नेशन स्टेट कब बने, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648 के बाद। उसके बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके बाद ये नेशनलिज्म डेवलप हुई अपने मुल्क के लिए मोहब्बत। नेशनलिज्म इज़ अ मॉडर्न मूवमेंट पीपल हैव बीन अटैच टू। नेशनलिज्म के अंदर किस किस के अंदर अटैच होते हैं, नेटिव सॉइल, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, इस्टेब्लिश टेरिटोरियल अथॉरिटीज़। अगर हम किसी नेशन की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, तो उसमें नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिसके लिए वो एक बंदा या कोई आदमी वो पैट्रियट बन जाता है, नेशनलिज्म की तरफ चला जाता है। उसकी नेटिव सॉइल से मोहब्बत, ट्रेडिशन ऑफ देयर पेरेंट्स या फिर इस्टेब्लिश टेरिटोरियल अथॉरिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनलिज्म कहाँ से राइज हुआ, वो अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस रिगार्डेड एज पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमने देखा, ठीक है, अमेरिकन वॉर देखी, उसके बाद फिर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा 1789 के अंदर। दीज वर द फर्स्ट अटैम्प्ट्स व्हेन नेशनलिज्म हैज़ इट्स मैनिफेस्टेशन ऑन वर्ल्ड, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी को कहा जाता है एज ऑफ नेशनलिज्म, और 20th सेंचुरी को कहा जाता है राइज एंड स्ट्रगल ऑफ पावरफुल नेशनल मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। नेशनलिज्म शुरू कहाँ से हुई, ये हमने देखा अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ती बढ़ती डिफरेंट कंट्रीज़ में जब ये डिफरेंट लोग गए और सोर्सेज गए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन की कि नेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो नेशनलिज्म में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके बाद फिर नेशनलिज्म का राइज हुआ 20th सेंचुरी में, मतलब 1900 से 2000 के बीच जो 100 साल थे, इनके दरमियान राइज हुई नेशनलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। तो हमारे पास नेशनलिज्म के वैसे तो देखें आप गूगल सर्च करेंगे या फिर बुक्स वगैरह देखेंगे तो नेशनलिज्म के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, मोर देन 5 और 6। यहाँ पर हम देखेंगे 2 टाइप्स, एक आइडियोलॉजिकल, दूसरा पॉलिटिकल। आइडियोलॉजिकल टाइप देखें तो उसमें फर्दर जो पे सब नेशनलिज्म के टाइप्स हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इथनिक हो गया, कल्चरल हो गया, वो आइडियोलॉजी के अंदर ही आता है, क्योंकि इथनिसिटी कल्चर वगैरह तो आइडियोलॉजी के बेस पे ही बनते हैं ना। तो a type of nationalism in which individuals, groups or nations are congregate under an ideology is known as ideological nationalism। मतलब नेशनलिज्म की वो टाइप जिसमें एक लोग या फिर उनके लोगों के ग्रुप या फिर नेशंस एक जगह जमा हो जाएं, एक ही आइडियोलॉजी के अंडर आ जाएं, उसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल कंट्री, या फिर इसराइल। उसके बाद ये बात करती है या यहाँ पर आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म पॉलिसी ऑफ अदरनेस। जब तक आप आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म ये बात करता है कि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, आपकी आइडियोलॉजी बेस करेगी नहीं। आप कैसे कहोगे कि मेरी आइडियोलॉजी ये है? ज़ाहिर है जब भी आप दूसरे से कंपेयर करोगे आपकी आइडियोलॉजी को, तभी आपकी आइडियोलॉजी को तवज्जो दी जाएगी, आपकी आइडियोलॉजी लोगों के जहन से कंप्लाई करेगी, उनसे एग्री होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ अदरनेस, वी आर सुपेरियर। ये कहते हैं कि भाई वी आर सुपेरियर नेशन, हमारे अलावा कोई और सुपेरियर नहीं है, बेस्ड ऑन इथनोसेंट्रिक आइडियोलॉजीज़, ठीक है। इथनोसेंट्रिक का मतलब हमारे पास इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक एक्सपेंशनिस्ट, दूसरी आइसोलेशनिस्ट। अब जो एक्सपेंशनिस्ट है वो हैं, वो कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ नेशंस आइडियोलॉजी, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान के अंदर ही बेस नहीं होनी चाहिए, आपने एक्सपेंड करना है आपकी आइडियोलॉजी को, दूसरे कंट्रीज़ में आप बढ़ते जाएं, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी को। रूल द वर्ल्ड नॉट डीम्ड एज गुड इन आईआर, ये आईआर में अच्छी नहीं समझी जाती, दिस टाइप ऑफ नेशनलिज्म गुड नहीं समझी जाती, ठीक है। उसके बाद अगर उसके डिफरेंट हम देखें, दूसरी है आइसोलेशनिस्ट आइडियोलॉजी। एक थी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी जो कम्युनिस्ट ने जो अप्लाई की थी ड्यूरिंग दी सोवियत एरा। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी या एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। उसके बाद आइसोलेशनिस्ट की बात करें, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। आपकी आइडियोलॉजी है आपकी टेरिटरी तक की है, ठीक है। आप कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना, हमारी आइडिया ना ही हमारा बाहर से कुछ जाए, ना ही अंदर बाहर लोगों का कुछ आए। तो दिस इज़ नोन एज आइसोलेशनिस्ट आइडियोलॉजी या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, आइसोलेशनिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। नो इंटरफेरेंस इन अदर्स इश्यूज़, जैसे अमेरिका ने किया था 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के शुरू तक, वो क्या रहे थे? आइसोलेशन थे, आइसोलेशन में थे, ना ही बाहर से ताल्लुक़ हैं ना ही बाहर वालों के अंदर से ताल्लुक़, ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन पे बेस्ड थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही उनकी पॉलिसी जो चेंज हो गई वो वर्ल्ड अफेयर्स में इंक्लूड है। उससे पहले अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी इस्तेमाल करता था, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद हम अगर देखें इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो नेशनलिज्म की जो तीसरी टाइप है हमारे पास, वो है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। दूसरी टाइप पॉलिटिकल नेशनलिज्म किसको कहते हैं? अ टाइप ऑफ नेशनलिज्म which is used to gain political goals for nation is known as political nationalism। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई टेरिटरी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुर्द्स की बात करें, कुर्द्स जो मिडिल ईस्ट में भटके हुए हैं, ये सऊदी अरब है या ईरान है या इराक़ है, ठीक है।
तो कुर्स आधे यहाँ हैं, आधे यहाँ पर हैं, आधे यहाँ पर हैं। दे आर अ नेशन, बट उनके पास जो टेरिटरी नहीं है, तो वो टेरिटरी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल नेशनलिज्म, अ टाइप ऑफ नेशनलिज्म विच इज़ यूज टू गेन पॉलिटिकल गोल्स फॉर अ नेशन। आपके पास नेशन है लेकिन आपके पास टेरिटरी नहीं है, टेरिटरी नहीं होगी तो आपकी सोवरेंटी नहीं होगी, सोवरेंटी नहीं होगी तो आपके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो उसकी चीज़ को गेन करने के लिए जो नेशनलिज्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म। पॉलिटिकल गोल्स या फिर कॉन्सेप्ट कहते हैं किसको, सेपरेटिस्ट एजेंडा। ठीक है, वन नेशन, जैसे कुछ की बात की मैंने, पॉलिटिकल राइट्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कश्मीरीज हो गए, कुर्द्स हो गए, खालिस्तान हो गए। मेजर बेस्ट केस स्टडी हम खालिस्तान की पढ़ते हैं, ये है हमारे पास, हम बात करते हैं कि ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कुछ एरिया है ना, ये पंजाब का, यहाँ पर रहते हैं सिख। ठीक, उनको उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम अपना अलग से एक कंट्री बनाएं सिख का, जिसको कहते हैं खालिस्तान। तो वो अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट इस्तेमाल करना पड़े, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इनसे जो है वो डिबेट्स करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, वायलेशन होगा सारा कुछ। तो उस चीज़ के अंदर उसको इस टेरिटरी को हासिल करने के लिए वो जो जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, दिस इज़ नोन एज गुड थिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आप उनको लोगों को उनकी टेरिटरी दो। कश्मीरीज़ क्या कर रहे हैं, कश्मीरीज़ भी अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। कुर्द्स क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, और खालिस्तान। ठीक है, ये था हमारे पास नेशनलिज्म। अभी हम देखते हैं इंटरनेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, अपनी नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ना, नेशन को प्रोटेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, सोवरेंटी। ठीक है, और इंटरनेशनलिज्म अपोज टू नेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म इन दूसरों को एक दूसरे के अपोजिट समझा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म मतलब आप कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात कायम करो। ठीक है, द बिलीव दैट इट इज़ गुड फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ टू वर्क टुगेदर। इंटरनेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी में, वो है द बिलीव दैट इट इज़ गुड फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ टू वर्क टुगेदर इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, पीस ट्रीटीज़। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटानिका से। तो ये डेफिनेशन इंटरनेशनलिज्म किसको कहते हैं, इन सिंपल टर्म्स इंटरनेशनलिज्म मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान डिफरेंट रिलेशंस। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ये अमेरिका है। ठीक, इनके दरमियान जो ज़ाहिरी ट्रेड के रिलेशंस होंगे, आर्मी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होंगे, पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, ये दूसरे डिफरेंट कंट्री, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। ठीक, उसको कहते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म। पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में अगर बात करें तो इंटरनेशनलिज्म किसको समझाता है, द बिलीव दैट इट इज़ गुड फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ टू वर्क टुगेदर, a concept that promotes cooperation not just among people but among a larger number of analysis that of states। ठीक है, इसके अगर हम फीचर देखें इंटरनेशनलिज्म के, वो क्या है, एन एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म का फर्स्ट जो फीचर क्या है वो है ह्यूमैनिटेरियनिज्म पर फोकस करना। एवरीवन इन द वर्ल्ड मस्ट हेल्प ईच अदर, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। इंटरनेशनलिज्म का मतलब ये आपने एक दूसरे की मदद करनी है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी दूसरा फीचर, गुड रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, और तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यू हैव टू बिल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसा मैंने आपको बात की। सिंपली इंटरनेशनलिज्म का मकसद ये है कि आपने ट्रेड पर फोकस करना है इंस्टीड ऑफ वॉर्स, और आपने जो है ह्यूमैनिटेरियनिज्म की तरफ जाना है, आपने वर्ल्ड पीस के लिए रिलेशंस बनाने हैं, इंटरकनेक्टेड होना है दुनिया के अंदर। अगर हम इंटरनेशनलिज्म के टाइप्स देखें, जैसे हमने नेशनलिज्म के देखे, तो इंटरनेशनलिज्म के टाइप्स होंगे हमारे पास तीन। पहला होगा लिबरल इंटरनेशनलिज्म। अब लिबरल इंटरनेशनलिज्म की बात करें तो लिबरल वर्ड मतलब लिबर्टी।
इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होगी लिबरल इंटरनेशनलिज्म इज़ एन अप्रोच बेस्ड ऑन बिलीफ दैट नेशंस कैन अचीव देयर कॉमन गोल्स थ्रू इंक्रीज्ड कोऑपरेशन एंड इंटरैक्शन। जैसे हमने वहाँ पर लिबरल थ्योरी की बात की थी, लिबरलिज्म किसकी बात करता है, कोऑपरेशन एंड प्रोमोशन ऑफ पीस, ठीक है। तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म बेसिकली वही चीज़ है। लिबरल इंटरनेशनल ये भी एक अप्रोच है टूवर्ड्स दी कोऑपरेशन एंड इंटरैक्शंस। सेल्फ डिटर्मिनिज्म एंड इंटरडिपेंडेंस आर अमोंगस्ट द फंडामेंटल गोल्स ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म। ये कहते हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म वाले कि आपने पीस के लिए आपने क्या करना है, ट्रेड एंड कोऑपरेशन, इंटरेक्शन करना है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है और इंडिया है, इनके दरमियान रिलेशंस अच्छे नहीं, आप ट्रेड करो, ठीक है। आप अपने ताल्लुकात अच्छे करो थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब उसको प्रोमोट करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल यूएन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, उनको पीसफुली डिफरेंट कंट्रीज़ सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं अगर नहीं होते तो। उसके बाद है हमारे पास, ये थी लिबरल इंटरनेशनलिज्म। उसके बाद है रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म की बात करें तो आपके पास जैसे लिबरल का सोच कर आ गया था माइंड में, कोई आइडिया डेवलप हुआ था, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हैं तो रियलिस्ट का भी आपके माइंड में ख्याल आ गया होगा। पावर, वॉर की बात होने जा रही है, पावर की बात होने जा रही है। तो realist internationalism is an approach based on the belief that there should be a hegemon that leads to cooperation and peace is known as realist internationalism. फॉर एग्जांपल ये अगर कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान पीस के लिए इंटरेक्शन करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, एग्जांपल देते हैं। इनको अगर ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो देखते एक दूसरे से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ऐसे होगे नहीं। तो डिफरेंट नेशंस भी ऐसे करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म वाले कहते हैं नहीं, अगर ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इन दोनों का अगर इंटरेक्शन करना है तो यहाँ पर एक इन दोनों का बाप होगा बड़ा सा कोई, ठीक है, जो इन दोनों का इंटरेक्शन करवाएगा। फॉर एग्जांपल ये अमेरिका है, मेरे सुपर पावर है, ठीक है। देयर शुड बी अ हेजिमोन जो रखवाली करे स्टेट्स की, ताकि आगे वार ना हो, आगे कोई कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे फिर वार हो जाए, ठीक है। तो ये रियलिस्ट वाले कहते हैं कि देयर शुड बी अ हेजिमोन इन इंटरनेशनल लेवल दैट लीड्स टू कोऑपरेशन एंड पीस इज़ नोन एज रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, वो पीस को प्रमोट के लिए करने के लिए फॉर एग्जांपल बात करें यूएन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि पीस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट नेशंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वीटो पावर्स। अभी यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 ऐसे कंट्रीज़ है जिनको वीटो पावर है। फॉर एग्जांपल उनका जो डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन हो रहा है, यूएन के अंदर डिसीजन हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर वार कर देनी है, तो इनमें से अगर कोई एक मना कर दे तो नहीं होगी, सारे उसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं वीटो पावर। दिस इज़ नोन एज द रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। इनके पास ज़्यादा पावर हो, हेजिमोन, सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिवॉल्यूशनरी और सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म, तो वो होगी हमने पहले लिबरल इंटरनेशनलिज्म देखा, फिर रियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म देखा किसको कहते हैं। उसके बाद है रिवॉल्यूशनरी और सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। रिवॉल्यूशनरी या सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म इज बेस्ड अपॉन क्लास एज अ यूनिफाइंग और डिविसिव फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मार्क्स थे, MARX, मार्क्स थे, लेनिन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एक अमीर क्लास है, एक गरीब क्लास है, गरीब क्लास को रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है रिवॉल्यूशनरी या सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। ये कहते हैं कि आपने डिफरेंट नेशंस के अंदर पीस की बात की लिबरल वालों ने और इंटरनेशनलिज्म वालों ने। हम कहते हैं कि अगर ये कंट्री है, ये कंट्री है, इन दोनों के अंदर कंट्रीज़ के अंदर गरीब लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, वो अपनी इंटरेक्शन करें, ठीक है। डिफरेंट लोग डिफरेंट रिवॉल्यूशंस लाएँ कंट्रीज़ के अंदर, वो इंटरेक्शन करें इंटरनेशनल लेवल पे। क्लास
एक गरीब क्लास एक अमीर क्लास, जो सोशलिस्ट क्लास है वर मिडिल क्लास है वो इंटरेक्शन करे इंटरनेशनल लेवल। फॉर सोशलिस्ट इंटरनेशनलिस्ट class is the foundation of everything and any collective actions must be based upon class consciousness, जैसे मैंने आपको बताया। वर्ड कम्युनिटी होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स सर्व्स एज द इंस्पिरेशन फॉर सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ग्लोबलाइजेशन। पहले पढ़ा हमने नेशनलिज्म, उसके बाद पढ़ा इंटरनेशनलिज्म, देन पढ़ेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में अगर हमारे पास एक थ्योरी भी है वो हम पढ़ेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? द फैक्ट दैट डिफरेंट कल्चर्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग कनेक्टेड and similar to each other because of the influence of large multinational companies and improved communication। ये थी हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, हमने लिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आपने इंटरकनेक्टेड तो हो गया डिफरेंट मार्केट्स के थ्रू। ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, ये तीसरा कंट्री है, इसका इन्फ्लुएंस इस पर हो, इसका इन्फ्लुएंस इस पर हो, और इसका इन्फ्लुएंस इस पर, इसका इस पर, तीनों का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। ठीक है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जो तो वो क्यों ज़्यादा है? वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, द फैक्ट दैट डिफरेंट कल्चर्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग कनेक्टेड, डिफरेंट जो कल्चर्स हैं और इकोनॉमिक सिस्टम है वो कनेक्टेड होते जा रहे हैं, वो कनेक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन का एक इन्फ्लुएंस है। एंड सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एट ग्लोबल लेवल, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी interconnectedness at global level is known as globalization। evolution of world as a global village। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्री की बात या विलेज किसको कहते हैं? एक छोटा सा अगर दूसरा तीसरा, ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे के रिलेशंस में आ जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो एक छोटा सा विलेज हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के दूसरा विलेज। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं ना। तो ज़ाहिर है यहाँ पर एक कंट्री है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सारे कंट्रीज़ इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद दिस वुड बिकम नॉन एज अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, एक ग्लोबल विलेज की शेप इख्तियार कर लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनोवेशंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उनके दरमियान कोई बैरियर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्री है EU की, हम फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि अपने टेरिटरीज़ हैं, एक ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, यहाँ के लोग यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं, फिर वापस शाम में जा सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं है, तो ऐसा कोई बैरियर ना हो बाउंड्रीज़ के दरमियान, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें हमारे पास एक थ्योरी आती है, इंग्लिश स्कूल थ्योरी, जो ग्लोबलाइजेशन को प्रोमोट करती है, IR की थ्योरी है। उसको हैडले बुल ने दी थी वो थ्योरी। वो कहती है कि एक्सटेंशन ऑफ नेशन स्टेट, आपने ग्लोबल विलेज की तरफ जाना है। एक्सटेंशन ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय हैडले बुल। इंटरनेशनल सोसाइटी इज लाइक ह्यूमन सोसाइटी। इंग्लिश सिस्टम थ्योरी वाले, स्कूल थ्योरी वाले कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो ह्यूमन सोसाइटी की तरह है। जैसे मैंने बात की विलेज और ग्लोबल विलेज के दरमियान, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, वो कैसे, इसको हम कंपेयर करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिससे आपको आसानी से समझ आएंगे और आपने एग्ज़ाम में भी लिखने हैं। ग्लोबल विलेज और ह्यूमन विलेज की में डिफरेंस क्या है, इसको कंपेयर करते हैं तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस थ्योरी की। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल सोसाइटी है, कंट्री लेवल पर ह्यूमन सोसाइटी है जो विलेज बनाती है, कंट्री बनाती है। यहाँ पर स्टेट्स हैं, एजेंट्स यहाँ पर कौन है? ह्यूमंस हैं। स्टेट्स मिलकर ग्लोबल विलेज बनाते हैं, ह्यूमन मिलकर ह्यूमन सोसाइटी बनाते हैं। वैल्यूज़ या फिर नेशन स्टेट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हम कहते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, इसके असूल क्या हैं एक इंसान के। यहाँ पर इंसान के असूल होते हैं, नेशन स्टेट के पैरामीटर्स होते हैं। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं नेशन को चलाने के लिए, और इंसान को चलने के लिए भी लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं।
इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्लोबल विलेज, जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़। इसको हम कहते हैं एक कंट्री जिसमें आ जाती हैं सिटीज़ और विलेजेस। ठीक है, तो आप देखें कि ग्लोबल विलेज भी इंसानों की सोसाइटी की तरह ही है, एक वर्ल्ड भी इंसानों की सोसाइटी की तरह है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर क्या होती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि यूएनओ की बात करें। ठीक है, लेजिस्लेशन यहाँ पर होती है। ये सॉरी, ये हमने अच्छा, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो लाइन से ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे जो पॉइंट्स हैं ये है इसके ह्यूमन सोसाइटी के पॉइंट्स हैं, और ये वाले पॉइंट्स हैं ये इसके पॉइंट्स हैं ग्लोबल सोसाइटी के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर सिक्योरिटी कौन होता है, पुलिस होती है, आर्मी होती है। ठीक है, तो हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर पार्लियामेंट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए लेजिस्लेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है, जिसके रूल्स पर एग्री करना होता है। करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। यहाँ पर हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है कंट्री के लेवल पर, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसके जो रूल्स मानने पड़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ पर अपने इश्यूज़ ले जाते हैं, जैसे हमारे पास कोर्ट्स में लोग ले जाते हैं। तो ग्लोबल विलेज इज़ लाइक अ ह्यूमन विलेज या ह्यूमन सोसाइटी, खाली पैरामीटर नाम चेंज हैं। ठीक है, और वो है ब्रॉड लेवल पर। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं दोनों के लिए, ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन विलेज या ग्लोबल विलेज के लिए, वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हर किसी को अपने राइट्स दो। अभी हमने पढ़ा 3 थ्योरीज पढ़ी हमारे पास। हमने नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी में नेशनलिज्म पढ़ा, इंटरनेशनलिज्म पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसकी भी भूल गए होंगे, इसकी भी। तो इसका अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेशनलिज्म में वो बात करते हैं यूनिलैटरलिज्म की। ठीक है, वी आर सुपेरियर, हमारी कंट्री, नेशन की बात करते हैं, पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं। और इंटरनेशनलिज्म वाले बात करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बात करते हैं। ठीक है, ईयू जैसे हो गया, या फिर कनेक्टेडनेस की बात करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्दर इन्फ्लुएंस कंट्रीज़ का एक दूसरे के ऊपर, खाली इंटरकनेक्टेडनेस नहीं। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म वाले। फिर ये बात करते हैं कॉमन इंटरेस्ट, ये बात करते हैं खाली हमारा ही इंटरेस्ट हो वर्ल्ड के अंदर, हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट पर हो, बाकी उसके बाद फिर ये कहते हैं कि नहीं आपका नहीं फर्स्ट पर हो, सबका फर्स्ट पर। अगर ऐसे आप ये नंबरिंग सिस्टम करो ही नहीं, सबका ही बराबर हो सिस्टम, कॉमन इंटरेस्ट। और ये बात करते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट की। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, पेंडेमिक्स हो गए, उसको ग्लोबली आपने डिटर करना है, ग्लोबली आपने सॉल्व करना है इन मसलों को। ग्लोबल विलेज में कोई मसला होता है तो सारे विलेज वाले इकट्ठा कर उसको सॉल्व करते हैं, तो ग्लोबल विलेज वाले, ये ग्लोबलाइजेशन वाले भी ये बात करते हैं। ये नेशनलिज्म आता है नियो रियलिज्म में। अब नियो रियलिज्म की थ्योरी आप थोड़ी सी याद करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि नियो रियलिज्म बात करता है सेल्फ हेल्प की, स्टेट लेवल पर आपने अपनी मदद खुद करनी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म नियो रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। उसके बाद फिर ये बात करते हैं नियो लिबरलिज्म की। ठीक है, आपने थ्योरीज अप्लाई करनी होती है ना, वो ऐसे आपने अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनलिज्म है और नेशनलिज्म पर लिखें और कौन सी थ्योरी नेशनलिज्म पर अप्लाई होती है, तो नियो रियलिज्म। और इंटरनेशनलिज्म पर नियो लिबरलिज्म। स्टेट्स हैव टू ये बात करते हैं, जैसे नियो लिबरलिज्म बात करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की तो है पर आपने क्या करना है, कोऑपरेशन करना है। वही बात तो इंटरनेशनलिज्म वाले बात करते हैं। और ये बात करते हैं इंग्लिश स्कूल थ्योरी, जो मैंने आपको बताई। इसके एग्जांपल अगर हम नेशनलिज्म के देखें तो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप ने दी थी, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं नेशनलिज्म के। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 क्यों ही, नेशनल इंटरेस्ट। वर्ल्ड वार 2 क्यों ही, नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट। इसकी बात करें इंटरनेशनलिज्म की तो वो है आसियान। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेशन करते हैं, या सार के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल है वो है यूएन, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का। आई होप आपको इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। थैंक यू।